वालेकुम जी, दिस इज तलश रज़िया। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमसी की तरफ से जो लेटेस्ट अपडेट्स दी गई हैं वो आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। जो उन्होंने नया शेड्यूल जारी किया उस बारे में भी बात करेंगे, रीशेड्यूलिंग के बारे में भी बात करेंगे। इस सारी सिचुएशन के पेश नजर आपकी अप्रोच और स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए फॉर द रिमेनिंग डेज, उस पर भी बात करेंगे। और फिर एंड पे आपको एक ओवरव्यू दिया जाएगा कि जनरल आपकी सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और आपने बेस्ट परफॉर्मेंस अपने एमडी कैट के अंदर कैसे देनी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएमसी ने कल के रोज जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है बच्चों का जो शेड्यूल था वो जारी कर दिया और उन्होंने जो है बच्चों को फाइनल डेट्स प्रोवाइड कर दी हैं उनके एग्जाम की। अब बहुत से बच्चे जो हैं उनकी डेट्स जो हैं वो आगे की तरफ चले गई, जबकि कुछ बच्चों की डेट्स जो हैं वो पीछे की तरफ आ गई। और ये जो शफलिंग ऑफ डेट्स है ये अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स जो पीएमसी ने कहा हुआ था कि जी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस की ऊपर जो है वो सारी सीट्स जो है बच्चों को देंगे, तो उसको फॉलो नहीं किया गया। वो बच्चे जिन्होंने अर्ली फीस सबमिट करवाई थी, कुछ की डेट्स को आगे मूव कर दिया गया, जबकि कुछ की डेट्स जो है वो पीछे आ गई हैं या वहीं की वहीं रह गई हैं। अब इस सारे में जो मेन चीज आती है वो ये है कि देखें पीएमसी ने अपनी तरफ से आप लोगों को शेड्यूल दे दिया है और मेरा आप लोगों को यही सजेशन होगी कि आप लोग जो है अब जो आपके पास नई रिवाइज डेट्स आई हैं उनको जो है एज योर फाइनल डेट्स कंसिडर करें और उसके अकॉर्डिंगली अपना जो रिमेनिंग शेड्यूल, अपना रिमेनिंग सिलेबस, रिमेनिंग जो रिविजन वगैरह, जो आपकी रिमेनिंग आपने जो अप्रोच रखी हुई थी अपने एग्जाम की तरफ, उसको जो है चेंज कर लें या ढाल लें। और जो रिमेनिंग डेज आपके पास हैं उसमें जो भी आपका रिमेनिंग काम है उसको डिवाइड कर लें ताकि आपकी तैयारी जो है वो आराम से जब तक आपका एग्जाम आना तब तक हो जाए। अब अगर इन डेप्थ में हम थोड़ा सा बाद में जाएंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी भी क्या होनी चाहिए। अगर हम लोग बात कर लेते हैं रीशेड्यूलिंग की, तो पीएमसी ने कल रात को जो है मिडनाइट पे जो है वो रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन जो है वो प्रोवाइड किया था। और ये जो रीशेड्यूलिंग की ऑप्शन है ये कल 7 सितंबर 6 PM तक ओपन होगी। और ये रीशेड्यूलिंग जो है इसमें आप अपनी डेट्स को भी चेंज कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टोल्ड अस कि आप अपने सेंटर को भी चेंज कर सकते हैं। अब बात ये है कि जी आप लोग अपनी डेट और सेंटर को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन द रिपोर्ट्स दैट वी हैव गॉटन इज कि भाई एंड वाली डेट्स जो हैं उसमें कोई रीशेड्यूलिंग आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि बच्चों ने वो डेट्स जो है ऑक्यूपाई की हुई हैं। कुछ बच्चों को रात को एंड वाली डेट्स मिल गई थी, उन्होंने उनको चूज किया और उनकी रीशेड्यूलिंग हो गई है। वेरएज जो बच्चे अब ट्राई कर रहे हैं उनको एंड वाली डेट्स नहीं मिल रही। और ये रीशेड्यूलिंग वाला जो प्रोसेस है मेरा ये ख्याल है कि ये ज्यादा यूजफुल उन बच्चों के लिए है जिनके प्रैक्टिकल्स या जिनके नम्स के एग्जाम की डेट जो उनके एमडी कैट के एग्जाम के साथ कोइंसाइड करी थी या कोलाइड करी थी। उनके पास भी ऑप्शन यही है कि वो 16 अक्टूबर को अपना एग्जाम देने के बजाय अपना एग्जाम थोड़ा सा पहले दे दें, क्योंकि अगेन लास्ट वाली डेट्स अवेलेबल नहीं है, शुरू की डेट्स अवेलेबल हैं। कुछ शहरों में डेट्स बिल्कुल ही अवेलेबल नहीं है, ना किसी मॉर्निंग शिफ्ट में ना इवनिंग शिफ्ट में। तो वो आप लोगों को जो है कंसिडर करना पड़ेगा कि आप लोगों के नजदीक क्या अप्रोच होनी चाहिए। ऑब्वियसली बच्चों की कोशिश यही होती है कि एंड वाली डेट्स को ऑक्यूपाई करें, तो मेरी एडवाइस यही होगी कि अगर तो आपको मिल जाती है एंड की डेट तो आप चूज कर लें, लेकिन अगर आपको नहीं मिलती तो आप अपनी डेट को वही रहने दें। जबकि जो नम्स वाले बच्चे हैं वो कोशिश करें कि जल्द से जल्द अपनी रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि एक ही दिन में 2 एग्जाम्स देना जिनका सिलेबस भी थोड़ा सा डिफरेंट है, जिनमें आपकी अप्रोच भी डिफरेंट होती है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा और एक हद तक इंपॉसिबल भी होता है। इसी तरह अगर हम लोग बात कर लें कि जी कुछ बच्चों का पूछना है कि भाईजान डिफिकल्टी लेवल क्या होता है, यानी डिफिकल्टी लेवल शुरू वाले टेस्टों का कैसा होता है और एंड वाले टेस्टों का कैसा होता है। तो मेरी उनसे ये गुजारिश होती है कि पिछले साल जिन बच्चों का भी एडमिशन किंग एडमिट में हुआ या डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस में हुआ, उनमें वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने शुरू में अपना टेस्ट दिया था और वो बच्चे भी शामिल हैं जिन्होंने अपना टेस्ट जो एंड में दिया था। हमने दोनों से राब्ता करके देखा है, दोनों से बात करके देखी और उनका यही कहना था कि जो एग्जाम की जो डिफिकल्टी होती है वो ज्यादा या कम बिल्कुल नहीं होती। आपका एग्जाम जो है वो उसका डिफिकल्टी लेवल एक जनरलाइज किस्म का होता है और लाइक हर किसी के लिए तकरीबन बराबर होता है। आपका एग्जाम शुरू में है या एंड पे है वो आपको आसान लगता है या डिफिकल्ट, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है और आपकी ग्रिप आपके सिलेबस के ऊपर और आपकी जो बुक्स है उसके ऊपर कितनी अच्छी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आपको एग्जाम की जो डिफिकल्टी लेवल है वो कम लगेगा और अगर आपकी तैयारी डेफिशिएंट होगी तो आपको जो है वो एग्जाम का जो डिफिकल्टी लेवल है वो ज्यादा लगेगा। अच्छा, कुछ बच्चों ने ये भी कंप्लेन की थी कि जी उनकी जो डेट्स हैं वो शो नहीं हो रही उनके पोर्टल के ऊपर। तो अगेन ये पीएमसी का कोई ग्लिच हो सकता है या उनका सर्वर डाउन हो सकता है। इसकी लाइक हाल ही सिर्फ यही है कि आप कुछ देर बाद दोबारा से रिफ्रेश करके पोर्टल को खोल कर देखें और उम्मीद है कि वो कुछ अरसे बाद ही जो है आपका जो भी इंफॉर्मेशन आपकी उसको अपडेट कर दिया जाएगा। इसी तरह कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमारे जो सेंटर्स हैं उनके आगे सिर्फ इतना मेंशन हुआ है कि जी लाहौर या सियालकोट लिखा हुआ है या फिर इस्लामाबाद सेंटर 1, पेशावर सेंटर 2 इस तरह करके लिखा हुआ है। तो वो भी मेरा ख्याल है कि पीएमसी का कोई ग्लिच या उनके सर्वर डाउन होने की वजह से ऐसा आ रहा है और वो भी जो है मेरा ख्याल है कि कुछ देर तक जो है वो उसको फिक्स कर देंगे और आपको फाइनल पता चल जाएगा कि आपका फाइनल सेंटर जो है वो क्या है। बात जहां तक आ जाती है रोल नंबर स्लिप्स की, तो चूंकि आप लोगों का जो फाइनल शेड्यूल है एक तरह से वो आ चुका है। रीशेड्यूलिंग कल 6 बजे तक ओपन है और मेरा ख्याल है कि 1 या 2 दिन तक जो है अगर आपकी डेट्स रीशेड्यूल होनी होंगी और हो जाएंगी और वो उसके बाद जो है आपकी डेट्स को फाइनलाइज कर दिया जाएगा। आज 6 सितंबर है, कल जो है 7 और उसके बाद आपका एग्जाम जो है वो 14 सितंबर को शुरू होना है। तकरीबन 1 हफ्ते का टाइम पीछे रहता है। तो पीएमसी की भी कोशिश होगी कि वही सारे मामला को जल्द से जल्द सेटल करके आप लोगों को आपकी रोल नंबर स्लिप्स दे दे ताकि आप उनको प्रिंट करवा लें, लेमिनेट करवा लें और फिर आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं कि आपका एग्जाम कब होना है, कहां होना है और वो जो आपका सारा एक शेड्यूल है वो फाइनलाइज हो जाए।
मेन सवाल अब जो आता है वो ये आता है कि हमारे पास डेट्स तो आ गई हैं और रीशेड्यूलिंग का ऑप्शन भी ओपन हो गया। अब इस सारी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? पहले एक छोटा सा मैसेज उन बच्चों के लिए कि जो अपनी डेट से सेटिस्फाइड है और जो रीशेड्यूलिंग नहीं करना चाहते, उनको कोई जरूरत नहीं है कि वो पीएमसी का पोर्टल खोलें, नीचे स्क्रॉल करें और जहां पे वो कैलेंडर वगैरह बना उसके नीचे जो भी वो ऑप्शन दी होती है सबमिट वाली, जो बच्चे अपनी डेट से सेटिस्फाइड है उनको वो ऑप्शन क्लिक करने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे रीशेड्यूल करना चाहते हैं, जिन्होंने न्यू डेट सेलेक्ट किया या सेंटर चेंज किया, कुछ भी किया, तो उनको जो है वो सबमिट वाली ऑप्शन दबानी है। बाकी बच्चों को उससे बॉदर होने की जरूरत नहीं है। जहां तक बात आती है कि अब क्या करना है, तो मेरा ये ख्याल है कि जो आप लोगों को डेट्स दे दी गई हैं, वो जो आप एक तरह से उनको फाइनल समझे, अनटिल एंड अनलेस आपने रीशेड्यूलिंग के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना, दैट इज टोटली योर चॉइस। और जो आपके पास अब फाइनल डेट्स आ गई हैं, आज से लेके उस दिन तक जितने भी आपके पास डेज हैं, उसमें अपना रिमेनिंग काम जो है वो उसको डिवाइड कर लें। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे एग्जाम में 20 दिन रहते हैं, तो मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं पहले उसको 10 और 10 दिनों में डिवाइड करूं। पहले 10 दिनों में एक दफा रिवाइज करूं, अगले के 10 दिनों को मजीद 5 और 5 दिनों में डिवाइड करूं, फिर एक 5 दिनों में रिविजन करूं। उसके बाद जो रिमेनिंग 5 दिन है मेरे पास, उसमें जो 3 दिन है उनमें मैं साइंस को अच्छे से रिवाइज करूं। तो इस तरह मेरी अप्रोच ये होगी कि मैं अपने डेज को एक तो प्रॉपर तरह से डिवाइड करूं और ये डिसाइड करूं कि मैंने उन डेज को डिवाइड करके उनमें किस किस चीज पे कितना फोकस करना है, और उस हिसाब से जो है फिर मैं अपनी प्रिपरेशन कर सकूं और अपने डेज को लाइक एक इस तरह से डिवाइड करूं कि मेरे से जो मेरा शेड्यूल है वो मैनेज भी हो जाए और मेरी तैयारी भी अच्छी हो जाए और मुझे किसी किस्म की एंजाइटी का भी ना सामना करना पड़े। बहुत से बच्चे हैं जिनकी डेट्स पीछे हो गई हैं, उनको भी मैं एडवाइस ये दूंगा कि सोशल मीडिया या फिर आप अगर कोई भी ट्रेंड्स वगैरह कुछ भी है उनको प्लीज छोड़ दें। जो रूमर्स अभी आ रहे हैं उनको प्लीज छोड़ दें। जो डेट आ गई है बाकी सब कुछ छोड़ें, एक कागज पकड़ें, उस पर वो डेट लिखें, उस तक कितने दिन हैं वो लिखें, और आपका रिमेनिंग काम क्या है, आप कितनी रिविजन्स करना चाहते हैं, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसको देखें। रिविजन्स कैसे करनी है, कितनी करनी है, वो और वो सारा कुछ जो है हम लोग एक वीडियो में बता चुके हैं। आपकी जो है लास्ट 10 डेज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए वो भी बता चुके हैं। लास्ट 5 डेज की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, इंशाल्लाह वो भी अगली वीडियो में हम अपने बता देंगे आप लोगों को। तो हमारी ये कोशिश होगी कि हम आपको अपनी तरफ से गाइड कर दें, लेकिन हर बच्चे की चूंकि प्रोग्रेस फर्क होती है, हर बच्चे की अप्रोच फर्क होती है, हर बच्चा एक डिफरेंट तरीके से पढ़ता है, तो इसलिए बेहतर यही है कि आप अपना जो रिमेनिंग काम है और जो रिमेनिंग डेज है उनका हिसाब लगाएं। कोशिश करें कि मैक्सिमम रिविजन्स करें, वीक टॉपिक्स पे फोकस करें, जो आज तक एमसीक्यूज गलत हुए हैं उन पे फोकस करें, जो आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक्स मेंशन उनको अच्छे से करें, जो आउट ऑफ सिलेबस आपको मॉक टेस्ट के अंदर चीजें मिली हैं उनको करें, एफएलपीस करें, पिछले साल के पास पेपर्स करें, पिछले साल के पेड प्रैक्टिस टेस्ट करें, इस साल के जो मॉक टेस्ट जितने भी गिवन है वो भी करें, और बस अल्लाह का नाम लेकर जितनी आप मेहनत कर सकते हैं करें। अब आपके फाइनल डेज में मैक्सिमम एफर्ट पुट करें और बाकी अल्लाह के हवाले कर दें, और इंशाल्लाह आप लोगों की आपकी मेहनत का सिला मिलेगा। अब हम चलते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजीज जो आपको हर सब्जेक्ट पे अप्लाई करनी चाहिए ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें और अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। मेरे मैट्रिक में 1035 मार्क्स थे, एफएससी में 1046 और एमडी कैट में 179 मार्क्स और मेरा मेरिट 91.62 था। और अब मैं सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ, फैक्ट्री स्टडी, और बात ये फिजिक्स के हिसाब से पहले बात करते हैं। फिजिक्स में मेनली होते हैं कंसेप्ट और प्रैक्टिस। कंसेप्ट और प्रैक्टिस में पीटीबी की सिर्फ एक दफ़ा ही पढ़ ली जाए ना, क्योंकि अब तो 1.5 मंथ है, अब ये पढ़ी भी एक दफ़ा ही जानी है। अगर एक दफ़ा पढ़ ली जाए तो ये इनफ है। इसमें मेन बात होती है फार्मूलेज आपको आने चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। और अब बात यह है तो देखा जाए, जिस तरह पीएमसी में पिछली दफ़ा था 1 या 2 चैप्टर थे, उन चैप्टर में फेडरल की फिजिक्स में से भी आ रहे थे एमसीक्यू, क्योंकि वो मेरा पेपर था 17 सितंबर, तो वो व्हाट्सएप पे पता लग जाता वो लीक मतलब थे, तो उसमें से ना मुझे से आ रहे थे। तो ना एक फिजिक्स इन सेकंड ऐप थी, उस ऐप पे चैप्टर वाइज में से ना वो सेकंड ईयर का कोई चैप्टर था, उसमें ना वो उधर लिखे हुए थे। तो फिजिक्स इन ऐप में से जो एमसीक्यूज है ना, सेम उसी तरह के एमसीक्यूज ना उधर भी आए होते हैं फेडरल में। तो फिजिक्स में तो मैं ये कहूँगा फिजिक्स इन सेकंड ऐप यूज़ की जाए, फिजिक्स इन सेकंड, और शॉर्ट लिस्टिंग की जाए फिजिक्स में, और ये इनफ है। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक की शॉर्ट लिस्टिंग की जाए, क्योंकि बाकी तो वो केमिस्ट्री में भी कंसेप्ट है, केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक की शॉर्ट लिस्टिंग की जाए। बायो में क्रैमिंग है, पीटीबी भी पढ़ा जाए, और फेडरल अगर, और दूसरी ये फ्रेशर के लिए मसला है 1.5 मंथ है, वो फेडरल नहीं पढ़ सकते। अगर तो उनके लिए मशवरा है ये किप्स की जो है ना बायो की, वो लाजमी पढ़े, क्योंकि उधर उन्होंने पीटीबी को सारी लिखी हुई है, लेकिन फेडरल की भी चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर उनके पास टाइम नहीं है तो वो फिजिक्स बायो की जो किप्स की है ना वो लाजमी यूज़ करें। और किप्स और लॉजिकल रीजनिंग के लिए ना, अब मेरे ख्याल से आप टीचर के लेक्चर ले लें और प्रैक्टिस कर लें। जो जो भी आपने अकेडमी ज्वाइन किया है उस टेस्ट की प्रैक्टिस करें, और उसमें के अंदर जो एमसीक्यूज है उसकी डिस्कशन कर लें, और इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग आपसे हल हो जाएगी। और अगर आप ऑनलाइन ले रहे हैं, ऑनलाइन में लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर में भी ना असल में वो ना एमसीक्यूज की ही प्रैक्टिस कराते हैं। इसमें बात आपने ये याद रखनी है, जब भी आप मतलब ऑनलाइन ले रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग के कोई भी एमसीक्यूज है ना, आपने उसको वीडियो को पास कर लेना है। पहले आपने देखना आपका माइंड इसका क्या जवाब देता है, मतलब पहले आपने अपनी मेथडोलॉजी देखनी है, आपका माइंड इसका क्या जवाब देता है, फिर आपने देखना है टीचर इसका क्या जवाब दे रहा है। इस तरह से ना आपका ज़रा मतलब लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगी परफेक्ट। क्योंकि अगर तो आप टीचर का देखे रहेंगे, आपको नहीं लग पाएगा कि जब मेरा ये एग्जाम में आएगा तो मेरा माइंड इसका क्या किस तरह से सोचेगा, लेकिन मुझे सोचना किस तरह से चाहिए।
तो लॉजिकल रीजनिंग में मैंने ये, और दूसरी जो सबसे बड़ी इफेक्टिव बात ये है, आप फिजिक्स में जब भी आए तो एमडी कैट और एफएससी के फिजिक्स में तो बहुत फर्क होता है। जब शुरू में आते हैं फिजिक्स में नंबर बिल्कुल कम होते हैं, एमसीक्यूज हल नहीं होते। मेन बात ये आपने याद रखनी है, एक दफ़ा आपका एमसीक्यूज गलत हो गया ठीक है, लेकिन वो एमसीक्यू दोबारा आए उस नीयत का आ जाए, आपका गलत नहीं होना चाहिए। इसके लिए मैंने ये मेथडोलॉजी यूज़ की थी, वो मुझे एमसीक्यू गलत होता था वो मैं उसको सोल्व करता था और उसको ना मैं बुक के अंदर लिख देता था, अपनी पीटीबी की बुक के अंदर ही वो एमसीक्यूज, और उसका ना कोई शॉर्ट हिंट था जिससे मुझे याद आ जाए इस एमसीक्यूज में ये वाला लगा हुआ था फार्मूला और ये वाला था कॉन्सेप्ट। इस तरह मतलब मैं जब भी रिवीजन की वो एमसीक्यूज भी आता रहा, और उस न्यू का जितने भी अब एमसीक्यूज आए जितनी भी बुक में आए वो सारे मेरे हल सोल्व हो गए। फिजिक्स में तो ये स्ट्रेटजी मैंने बताई, और बायो और केमिस्ट्री में भी तकरीबन हर बुक में यही अपनानी चाहिए, जो आपको लगे एमसीक्यूज डिफरेंट है, डिफिकल्ट है, आप बार बार सोल्व कर रहे हैं नहीं हो रहा, कुछ होते हैं एमसीक्यूज गलत हो जाते हैं, वो आप बुक के अंदर लिख लें, और जाके जब आप बार बार रिवीजन करेंगे तो वो आपके ना हो जाएंगे पुख्तगी, और इससे आपसे ना मजबूत हो जाएंगे। मैंने तो ये स्ट्रेटजी अपनाई थी। मेरा सोने का टाइम तो 7 घंटे होता था, और मैंने जो फॉलो किया शेड्यूल, और मेरे ख्याल से जो एक हर मुसलमान के लिए इफेक्टिव शेड्यूल है वो यही है। फर्ज करें अगर तो आप अकेडमी की ऑफ हो रही है 12 बजे या 1 बजे, तो आप आएँ थोड़ा सा रेस्ट करें, जोहर की नमाज पढ़ें और आप शुरू कर दें। और उसके बाद में जब असर का टाइम होगा, आपको पता होगा मैंने असर टाइम भी रखना है, आप इस तरह ब्रेक भी आपकी हो जाएगी, आपका जो है माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। आपने असर के उठे, आपने असर की नमाज पढ़ी और फिर वापस आ गए, फिर आपके पास घंटा हो गया। अब घंटा असर के मगरिब में सिर्फ घंटा ही बचता है या पौना घंटा, आपने वो, लेकिन आपको पता है, आपको पता होगा मैंने पौने घंटे बाद उठना है, आपका माइंड जो है ना बहुत हार्ड, बहुत ज़्यादा इफेक्टिवनेसली वर्क करेगा, और आप वो पौने घंटे में मैक्सिमम पढ़ लेंगे जो आप घंटे सवा घंटे में भी नहीं पढ़ पाए, क्योंकि आपके माइंड को पता है मैंने पौने घंटे बाद ना मेरे एक ब्रेक मिलनी है, एक रेस्ट मिलनी है, तो आप जितना हो सके मैं मैक्सिमम पढ़ लूँ। इसके बाद आप मगरिब के बाद उठें तो मगरिब की फिर 2 घंटे हो गए, इशा के बाद मतलब इशा की नमाज़ पढ़ी, इशा तक पढ़ ली है। तो इसके बाद खाना शाना खाया, मतलब हल्की फुल्की वॉक की बंदे ने, तो फिर अगर घंटा अगर आपका सिलेबस खत्म हो गया तो सो जाएं, अगर आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो आपको मतलब ये सबसे बड़ी बात है, जो आपको अकेडमी से काम मिला वो हर रोज आज का काम आज ही करना है। अगर आप पेंडिंग करते जाएंगे तो वो एक बंडल बन जाएगा, वो फिर कभी हल नहीं होगा। तो सबसे पहले मैंने ट्रिक्स जो इस्तेमाल की थी वो ना आ रहे थे, हमारे पीएमसी के पेपर हो रहे थे, तो मैंने सबसे पहले तो वो ये ट्रिक्स इस्तेमाल की, पीएमसी के जो पेपर रहे थे मैं देख रहा था वो किस चैप्टर में से ज़्यादा आ रहे हैं और किस चैप्टर में से फेडरल से आ रहे हैं, हमारी पीटीबी में से नहीं आ रही। सबसे पहले तो बंदे को ट्रिक्स ये अगर तो का है ना मिड में या लास्ट में, वो ये ट्रिक्स देखे तो ये एमसीक्यूज आ कहाँ से रहे हैं। देखिए किंगडम एनिमेलिया में से ना हर चैप्टर में हर दफ़ा हर पेपर में 2 या 3 लाजमी आ रहे थे। तीसरा मतलब कि मैंने फिर किया किंगडम एनिमेलिया मुझे नहीं थी आती, वो मैंने थोड़ी सी अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली किंगडम एनिमेलिया। दूसरा जो आपने शॉर्ट लिस्टिंग का वो मैं फिजिक्स इन सेकंड ऐप है, उसमें पहले से ही सिर्फ फार्मूले ही लिखे हुए हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये करता था मैं, जो चैप्टर हो जाता था फिजिक्स इन सेकंड ऐप को खोलता था, उसमें हर चैप्टर के वो नोट्स फार्मूले होते थे, और फेडरल में जो चीज़ें जो हमारी बुक में नहीं लिखी सिर्फ वो लिखी होती थी। फिजिक्स की तो मैं वो कर लेता था, और बाकी जो है केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक के शॉर्ट लिस्टिंग की थी, ऑर्गेनिक क्योंकि वो ऑर्गेनिक आधे मतलब आधे दिन में मेरी हो गई थी ऑर्गेनिक, वो शॉर्ट लिस्टिंग की वजह से। इसका ये फायदा है। बायो की शॉर्ट लिस्टिंग तो बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि बायो की तो एग्जैक्ट लाइन आई थी मुझे, बायो की तो फेडरल की लाइनें आई थी मुझे, और मतलब वो बंदा कहे ना बायो में मैंने बायो में कंसेप्ट अप्लाई करे, वो मुश्किल काम है। मेरा भी बायो में कंसेप्ट अप्लाई करने की वजह से 2-3 एमसीक्यू गलत हुए, हालांकि वो फेडरल की मैंने आकर देखा बिल्कुल लाइन सेम टू सेम लाइन थी बायो। बाकी इंग्लिश और बात है, आप लिया थकावट होगी, फिर रिफ्रेशमेंट के लिए वो के लिए मोबाइल यूज करेंगे आप कभी रिफ्रेश नहीं हो पाएंगे, ये उसकी या फिर 1 घंटा वो मोबाइल काफी देर तक के लिए यूज करना। अगर आप मेरी फैमिली के साथ कोई शपल लगाए उसके साथ आप सही फ्रेश हो, जितना मोबाइल से हो सके बचे। पीएमसी के प्रैक्टिस टेस्ट पेड वाले टेस्ट थे ना, वो 36 टेस्ट थे, और वो सॉल्व करने में ही बहुत टाइम लग जाना था। मैंने सिर्फ 1 या 2 सॉल्व किया था और उसमें से नहीं था एक। वो जो आ रहे थे ना, जो पहले मेरा था 17 सितंबर, तो उसके पहले ना तकरीबन 15 लोगों का 15 दिन पहले हो चुका था, मतलब 30 टेस्ट आ चुके थे। वो जो 30 टेस्ट आए थे ना उसमें से बहुत आ रहा था। मतलब अगर पीएमसी के पेड टेस्ट के अलावा अगर पीएमसी के जो आए हैं, जो तकरीबन कितने ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, अगर आप वो सॉल्व करें ना वो बेटर रहेगा मेरे ख्याल से। हम वक्त में इंग्लिश के मैं कह रहा हूँ, वो अगर आपके कोई एकेडमी ज्वाइन की है तो आप एकेडमी के इंग्लिश के कुछ भी जो टीचर लेक्चर दे रहे हैं वो ले लें। अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की, इंग्लिश के वो किप्स के टीचर हैं, तो इंग्लिश के सर अली शान राव, अगर आप उनके लेक्चर ले लेना तो मैं कहता हूँ आपको और किसी के टीचर के लेक्चर लेने की जरूरत नहीं। अगर आपने अपनी कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की, आप ऑनलाइन उनके लेक्चर ले सकते हैं, ऑनलाइन भी उनके लेक्चर होते हैं अली शान राव के। और लॉजिकल रीजनिंग के भी वही है, कोई भी इंस्टीट्यूट चाहे स्टेप है, किप्स है, नियर पियर है, हर एक की लॉजिकल रीजनिंग के लेक्चर अच्छे हैं। वो तो सिंपल से आए थे, सिर्फ काज एंड इफेक्ट वाले आए थे। सिर्फ मैं कहता हूँ वो बंदा देख लेना कौन से आ रहे हैं, इस दफा भी जो 1-2 दिन बाद लीक आउट हो जाता है, बंदा देख ले पेपर क्या मेनली काज एंड इफेक्ट से आ रहे हैं या नंबर बेस में आ रहे हैं या वेन डायग्राम से आ रहे हैं। वो जिस किस्म से आए तो वो उसकी मेन की जो है बुक्स, उससे उस टॉपिक की प्रैक्टिस कर ले और वो इनफ है।
पहले ये अब तो प्रैक्टिस का जो है, पहले तो बहुत ज़्यादा रोल था। पहले तो प्रैक्टिस इसकी नहीं थी ना, वो तो एडमिशन ले ही नहीं था सकता, क्योंकि फिजिक्स में अगर प्रैक्टिस नहीं है, आपका टाइम मैनेज नहीं होना, तो आपका पेपर सॉल्व नहीं होना। लेकिन इस दफ़ा पीएमसी में ये थोड़ा सा प्रैक्टिस का मतलब, पीएमसी ने टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया है। वो ही उतने ही एमसीक्यू है, लेकिन पहले अगर 2 घंटे तो आप 3.5 घंटे हैं। एमसीक्यू 200 ही है, लेकिन टाइम ज़्यादा कर दिया है। मतलब इसकी वजह से अगर प्रैक्टिस तो लाजमी है, लेकिन अगर आपकी उस लेवल की भी प्रैक्टिस नहीं ना है, तो आप मेरे ख्याल से इजीली कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको एक एमसीक्यूज को टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एमसीक्यूज बंदा सोल्व कर लेता है। सिर्फ मसला ये था, टाइम ज़्यादा लगता था। और पीएमसी ने इस दफ़ा टाइम दे ही बहुत ज़्यादा दिया है। लेकिन प्रैक्टिस अगर वही है आपकी, थोड़ी बहुत भी जरूर, लेकिन पहले आपकी जो कोई भी इंस्टीट्यूट आपने ज्वाइन किया हुआ है, उसके टेस्ट ही करी जाए ना, मेरे ख्याल से वही बहुत है प्रैक्टिस के लिए। अगर आपके पास भी टाइम बचता है और आपको लगता है मेरा कौन सा वीक एरिया है, सबसे पहले को आपको पता होना चाहिए मेरा फिजिक्स वीक एरिया है, फिजिक्स के अंदर कौन सा चैप्टर वीक एरिया है। उस चैप्टर की आपकी की जो बुक्स मिलती हैं, उनमें से उसकी प्रैक्टिस कर लें।